मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकारी गवाह ने जो दावा किया उसे लेकर बीजेपी और संघ ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। इस केस में आरोपी बनाए गए समीर कुलकर्णी से जब हमने कुछ देर पहले बात की और यह जानना चाहा कि कोर्ट में गवाह ने क्या बयान दिया, किस आधार पर कह रहे हैं कि मालेगांव केस में नया मोड़ आ गया है, गवाह ने कोर्ट में क्या क्या कहा, आपको जानकारी कैसे मिली, आपको कैसे पता है कि यह कहा, समीर आप बताएं। कल जब वो अपना साक्ष्य देने के लिए स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई में आया तो उसने भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआई कोर्ट को बताया कि मैंने ये पहली बार 5 पन्नों का स्टेटमेंट आज ही कोर्ट के नीचे एक सिपाही से मैंने देखा। उसने न्यायालय को यह भी बताया कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था और मुझे मुंबई एटीएस उस वक्त रात को 9 बजे मेरे घर से मेरे परिवार के सामने अपमानित कर मुझे लेके गई। मुझे 7 दिनों से ऊपर मेरे को इलीगल डिटेंशन रखा गया। मुझे आरोपी जैसा नीचे जमीन के ऊपर बिठा देते पूना के और मुंबई के एटीएस ऑफिसर में। मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे धमकाया गया। उसने अपने बीबी का भी जिक्र किया कि उसके पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने की वो धमकी दे रहे थे और बार बार एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो लगातार कि जब तक आप 5 आरएसएस के लोगों के नाम नहीं लोगे तब तक हम आप नहीं छोड़ेंगे। जितने आज तक आरोपी पकड़े गए हैं उससे बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। उन 5 आरएसएस के जो प्रमुख नाम थे उसमें योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी, ये 5 नाम उसने 2 बार दोहराया। सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय ने उसको अपने रिकॉर्ड के ऊपर लिया है। ये साक्ष्य नंबर 220 है स्पेशल एनआईए कोर्ट की। आज तक इस मुकदमे में 220 साक्षीदारों ने अपना बयान दर्ज किया है और यह 15वां होस्टाइल डिक्लेयर विटनेस था। मेरा ऐसा कहना है कि भगवान की सौगंध खाकर, जो किसी भी पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है, 13 साल बाद सम्माननीय न्यायालय को बताता है कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं, मुझे ना ही कोई बयान पढ़ के सुनाया गया और मैं किसी को जानता नहीं हूं और मैं किसी भी उपक्रम कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हुआ और मुझे अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, हैरेसमेंट किया गया, मुझे और मेरे परिवार को। मुझे अपना मकान छोड़ना पड़ा। यह अपनी दर्द भरी कहानी उसने कल स्पेशल एनआई कोर्ट को बताई और एनआई कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड कर ली। जब इस मुकदमे के एसपीपी साहब ने उनसे कहा कि 13 वर्ष के बाद में मुंबई एटीएस ने आपके ऊपर जो अन्याय किया है वो आज क्यों बता रहे हैं आप, आज तक आपने किसी का कंप्लेंट क्यों नहीं किया, तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि मैं कहाँ जाऊं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि सभी लोग उनका साथ दे रहे थे। मैं एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक था, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मैं मुंबई पुलिस से डरा हुआ था। मैं इस मुकदमे में निर्दोष होने के नाते मैं पहले दिन से इस मुकदमे में मैंने कोई वकील अपना नहीं किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपको कानून की समझ हो चुकी है और आज आप निर्भय होकर क्या कंप्लेंट करेंगे मुंबई पुलिस का, तो उसने उसका जवाब में हाँ कहा और उसको न्यायालय ने बताया कि आप आज भी जिन्होंने आपके ऊपर अन्याय किया है उनका कंप्लेंट आज आप भी उचित जगह के ऊपर कर सकते हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे जब ये गवाह जो है अपने जो तमाम बयान से उनसे पलटा है और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका बयान कब दर्ज होगा और इसमें, क्योंकि आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा गवाह हैं, अब तक कुछ लगभग 13-14 गवाह जो हैं वो पलट चुके हैं अपने बयानों से। मेरी जब बारी आएगी, मेरी आखिरी में बारी आएगी सर आरोपी होने के नाते, तब हम अपनी बात स्पेशल एनआई कोर्ट पे रखेंगे। और ये तो उस वक्त के राज्य स्तर के ऊपर काम करने वाले सामाजिक धार्मिक नेतृत्व के नाम थे। उस वक्त के जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे, हिंदू समाज का एक देशभक्त जो लोग थे, उनका भी नाम हमको लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमको प्रताड़ित किया गया, हमें टॉर्चर किया। 24 घंटे में से 20-20 घंटा हमको पीटते थे। आज भी हम ढंग से चल नहीं पाते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ढंग से चल नहीं पाती है। तो जैसा कि गवाह ने कहा कि 4 बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था, आपको कभी शक हुआ कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है, जानबूझकर भगवा को बदनाम करना, हिंदू आतंकवाद की नाम लगाना, ये थ्योरी प्लांट हो रही है? जो केंद्र की यूपीए गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे, तो उनको चुन चुनकर इन मुकदमों में लटकाया गया और हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, हमारा परिवार बर्बाद करके रख दिया। आपको हम बता नहीं सकते कि हम शारीरिक दृष्टिया, मानसिक दृष्टिया, कौटुंबिक दृष्टिया कितना हम परेशान हुए हैं, हमारे परिवार वाले परेशान हुए हैं। अगर इस मुकदमे में थोड़ी भी सच्चाई होती तो 2014 से पहले यह मुकदमा क्यों नहीं खत्म किया? हमारे बाद में 26/11 का मुकदमा चलाया, उसमें तो 12 कंट्री के आरोपी थे। वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय तक खत्म हो सकता है, तो यह मुकदमा खत्म क्यों नहीं किया? इनके गुनहगारों को फांसी की सजा अब तक क्यों नहीं हुई?
क्यों 13 वर्ष ये मुकदमा प्रलंबित रखा? क्योंकि एक ही उसमें बात थी कि सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 में तो 220 साक्षीदार हो चुके हैं, लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 में आज तक एक भी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मुकदमे में इनोसेंट को पकड़ना, वो मुकदमा प्रलंबित रखना, राजनीतिक रोटियां सेकना और अपना हिडन एजेंडा चलाना, यही उस वक्त की गवर्नमेंट का मेन पर्पस था, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्वयं एक भारतीय नागरिक होने के नाते भुक्तभोगी हूँ। तो आरोपी है मालेगांव ब्लास्ट के खुद को भुक्तभोगी और पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं जब उनकी गवाही का नंबर आएगा तो वो भी अपने ऊपर आप बीती और किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया था ये भी बताएंगे अदालत के सामने।